Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th December 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about interlinking of river project. उसमें सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में. So this topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view. GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में भी इसका यूज किया जा सकता है, एग्रीकल्चर सेगमेंट में खासकर. देखते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट इन इंडिया. समझते हैं आराम से. देखिए, भारत के अंदर कई सारी नदियां हैं. उनमें से कुछ नदियां ऐसी हैं जिनमें वाटर जो है वो सरप्लस है. सरप्लस इन द सेंस कि जो आसपास का ह्यूमन सेटलमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर इन जनरल अवेलेबल रहता उन नदियों में. At the same time, there are many water deficient rivers as well. Water deficient rivers are those which are not capable of fulfilling human requirements in the surrounding region. तो कुछ नदियों में सरप्लस है, कहीं पे डेफिशिएंसी है. इस फिनोमिना को देखते हुए फिर एक प्लान बनाया गया कि क्यों ना हम इन नदियों को आपस में कनेक्ट कर दें. उससे होगा क्या कि जिन नदियों में सरप्लस वाटर है वो सरप्लस वाटर को हम शिफ्ट कर पाएंगे टू द डेफिशिएंट रीजन और इससे ओवरऑल हर जगह वाटर अवेलेबिलिटी को ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाया जा सकता है. इस तरीके का प्लान ब्रिटिश इंडिया के टाइम में भी आया था, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इस तरीके का आइडिया ऑफ इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स का आइडिया पहली बार दिया गया 1970s में बाय डॉक्टर KL राव. ही वॉज द देन यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर. फिर इसी आइडिया पे फर्दर बिल्ड करते हुए 1980 में मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन, जिसका अब नाम बदल करके कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, इन एसोसिएशन विद सेंट्रल वाटर कमीशन, ने प्रिपेयर किया नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान. इस आइडिया को डॉक्टर KL राव के आइडिया को फर्दर बिल्ड करते हुए सेंट्रल वाटर कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन के साथ मिलकर के डेवलप किया नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स. इस नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में तय किया गया कि भारत की नदियों को मेनली दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जाएगा, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर्स में 14 नदियों को आइडेंटिफाई किया गया. पेनिनसुलर रिवर्स सिस्टम में 16 नदियों को आइडेंटिफाई किया गया और तय किया गया कि पहले हिमालयन रिवर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा और पेनिनसुलर रिवर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा. और जब एक बार पेनिनसुलर रिवर्स पूरी तरह से आपस में कनेक्टेड हो गई और हिमालयन रिवर्स आपस में कनेक्टेड हो गई, फिर हिमालयन रिवर सिस्टम की जो नदी है महानदी, उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा गोदावरी नदी से ऑफ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जिससे हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी. सो दिस इज नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान. इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी समय लगेगा, धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज या स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट होगा. तो ये 16 नदियाँ, पेनिनसुलर नदियाँ, हिमालयन नदियाँ, ये 14, इनको आपस में कनेक्ट करना है. तो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे 40 50 60 सालों में, होता रहेगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप. इसी डायरेक्शन में पहला इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है. द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, जहाँ पे केन नदी को कनेक्ट किया गया है विथ बेतवा रिवर. केन और बेतवा नदी दोनों ही मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती हैं एंड बोथ ऑफ देम आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर. तो केन और बेतवा मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होने के बाद दोनों जाकर के यमुना नदी को मिलती हैं. बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो केन नदी में पानी जो है वो थोड़ा सरप्लस है और बेतवा के अंदर पानी डेफिशिएंसी में रहता है. तो फिर तय किया गया कि क्यों ना यहाँ पे एक ऐसा डैम बनाया जाए जिसकी मदद से केन नदी के पानी को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए टुवर्ड्स द बेतवा रिवर. और दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर सिस्टम अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, केन बेतवा लिंक कैनाल. बट कुछ एक एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं. जैसे आप देखिए, ये जो केन नदी है इट मूव्स थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व.
अब यहाँ पे जब एक डैम बनाया जाएगा जिसका नाम है दौधन डैम, तो काफ़ी सारा एरिया ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व विल सबमर्ज, that will have negative environmental concerns, or that will have negative environmental impacts. Habitats of vultures and jackals might get destroyed. ये सब कुछ concerns हैं, environmental concerns associated with this केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट. करंट न्यूज यही है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया है. इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने. इसकी मदद से जो इस एरिया में जो लिंक कैनाल डेवलप किया जाएगा, केन बेतवा लिंक कैनाल, तो उससे ये जो एरिया है बुंदेलखंड वाला एरिया मेनली, जो नॉर्मली ड्रॉट कंडीशंस के कारण हमेशा डिस्टर्ब्ड रहता है, उस एरिया में कुछ हद तक एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी उम्मीद की जा सकती है. इस केन बेतवा लिंक कैनाल के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक डैम बनाया जाएगा, दौधम डैम, which will transfer surplus water from Kane River towards बेतवा रिवर. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन सीधा सीधा इस डिस्कशन से नहीं होगा. मैंने पन्ना टाइगर रिजर्व के ऊपर ये क्वेश्चन दिया है. थोड़ा मैप निकालिए, थोड़ा अपने एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए. मैप से देखिए विंध्यन रेंजेज में आता है कि नहीं आता है पन्ना टाइगर रिजर्व, थोड़ा सा देखिए और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. यूपीएससी ने साल 2020 में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के ऊपर ये प्रश्न पूछा था. मैंने आज बस थोड़ा सा हिंट्स दे रखा है. यू कैन बिल्ड द आंसर ऑन योर ओन. जो डिस्कशन मैंने दिया है उसके बेसिस पे आप डिफाइन तो कर ही सकते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग का. तो पहले डिफाइन कर दीजिए द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है. ब्रीफ हिस्ट्री बताइए, मैप जरूर बनाइए ऐसे प्रश्नों में. हिमालयन रिवर सिस्टम को दिखाइए, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स को दिखाइए, और फिर बताइए कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है क्रिटिकली एग्जामिन. तो आपको फ़ायदे नुकसान दोनों को बराबर तरीके से एक्सप्लेन करना होगा. और फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे बहुत सारे डायनेमिक फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, सरकार को स्टेप बाय स्टेप मूव करना चाहिए, और वैसे ही मूव कर रही है सरकार. एक एक करके एक एक प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि हम प्रोज एंड कॉन्स को ठीक तरीके से इवैल्यूएट कर पाएँ. और इसी कारण से जो पहला प्रोजेक्ट अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है, केन बेतवा लिंक कैनाल. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑस्ट्रेलियाज ऑनलाइन सेफ्टी बिल. ये टॉपिक एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मुझे लगता है आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सोशल मीडिया, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16. फर्स्ट कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर एज 16. तो हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा पूछ ले किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हाल फिलहाल में बैन किया है. तो ऑस्ट्रेलिया की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसने हाल फिलहाल में ऑनलाइन सेफ्टी कानून को अमेंड किया है. पहले से ऑनलाइन सेफ्टी लॉ था वहाँ पे, उसको अमेंड करके उन्होंने अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं फॉर मैनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट, एक्स और भी कई सारे, जहाँ पे अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को अपना अकाउंट बनाना अलाउड नहीं होगा. और अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस लॉ को वॉलेट करते हुए पाएंगे, सो दे विल हैव टू पे पेनल्टी इन दिस पर्टिकुलर केस दैट मे गो अप टू $49.5 मिलियन. ये बिल्कुल अभी से एप्लीकेबल नहीं होगा, एक साल बाद से एप्लीकेबल होगा ये कॉन्सेप्ट. बट इंश्योर करने के लिए कि बच्चे अपना गलत इन्फॉर्मेशन ना दें एज रिलेटेड अपना अकाउंट बनाने के लिए, सो सही इन्फॉर्मेशन पास करें बच्चे, इसके लिए एक एज एश्योरेंस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा. क्यों ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है? रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया गया है क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेटर्स का मानना है कि सोशल मीडिया का एक्सेसिव इस्तेमाल करने से बच्चों के मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, ओवरऑल मेंटल वेलबींग भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है. बट अब जब ये बात हो रही है एज एश्योरेंस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल की, कि अब
सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिनके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जहाँ पे बच्चे 16 साल से कम उम्र के बच्चे अपना अकाउंट नहीं बना सकते, तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो जिससे यूजर के सही एज का पता लगाया जा सके। तो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के कारण एक नया कंसर्न रेज हो रहा है, प्राइवेसी कंसर्न, कि मान लीजिए वो लोग जो अपना रियल एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, इंटरमीडियरीज को नहीं बताना चाहते, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र है 30 साल, आप नहीं बताना चाहते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, फेसबुक को, कि आपकी उम्र 30 साल है, बट इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के बाद आपको अपनी सही उम्र बतानी होगी। सो दैट वे देयर माइट बी सम प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न्स ऑल्सो, बिकॉज पीपल विल हैव टू डिस्क्लोज देयर एज टू दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और इसी कारण से प्राइवेसी एक्ट 1988 को भी उन्होंने अमेंड किया है, जिसके अंतर्गत अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ही वो डेटा लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एज, उसके बाद उनको उस डेटा को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय भी करना होगा। द प्लेटफॉर्म्स मस्ट डिस्ट्रॉय द कलेक्टेड डेटा वंस द पर्पस इज फुलफिल्ड। सरल सवाल है, बट ऐसा सवाल हो सकता है सीधा सीधा आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले। सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मेंस के दौरान एस्से राइटिंग में और एथिक्स में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कि कुछ देश स्पेशली ऑस्ट्रेलिया मान रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हमारे बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर पहले भी प्रश्न आ चुके हैं एथिक्स में और एस्से में, वहाँ पे इसका इस्तेमाल हम करेंगे ड्यूरिंग मेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट असम भूटान फ्रेंडशिप। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हाल फिलहाल में हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने भूटान विजिट किया। उस दौरान उन्होंने 117th भूटान नेशनल डे सेलिब्रेशन भी अटेंड किया। तो भूटान का नेशनल डे सेलिब्रेशन होता है एवरी ईयर ऑन 17th दिसंबर। इस दौरान अलग अलग एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को एक्सप्लोर किया गया है इंडिया और भूटान के बीच में। इंडिया और भूटान में भी खासकर असम स्टेट ऑफ इंडिया और भूटान के बीच में different areas of cooperation has been explored during the visit of our chief minister हिमंता बिस्वा शर्मा साहब। तो एक areas of exploration या areas of cooperation that has been explored is water resource management। देखिए, असम सरकार प्लान कर रही है मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन बीटीआर रीजन, और उसके लिए we will be taking clean water from Nonai River, which is just 2 किलोमीटर within the Bhutan border। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कोऑपरेशन इन हमें करना होगा विथ भूटान, कि भूटान सरकार इसको लेकर के कोई ऑब्जेक्शन ना क्रिएट करे, कि आप क्यों, ये इंटर कंट्री रिवर है, इसका पानी आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बिना हमसे परमिशन लिए। सो इस तरह की कोई डिस्प्यूट ना हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, उसको लेकर के डिस्कशन हुआ। साथ ही साथ टूरिज्म प्रमोट हो असम के अंदर और भूटान के अंदर भी ओवरऑल, इसके लिए हमारे सीएम साहब ने प्रपोज किया कि क्यों ना एक हम लोग एक टूरिस्ट सर्किट डेवलप करें, जिसमें भूटान के जो भी नेचुरल लैंडस्केप हैं, प्रिस्टीन लैंडस्केप हैं, उनको कनेक्ट किया जाए विद काजीरंगा, मानस एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ असम लाइक मजूली। तो उसके लिए कनेक्टिविटी डेवलप करनी होगी, तभी जाकर के एक टूरिस्ट सर्किट डेवलप हो पाएगा। तो ये आइडिया भले प्रीलिम्स में काम ना आए, मेंस में आप लिख सकते हैं कि हाउ टूरिज्म ऑफ असम कुड बी फर्दर प्रमोटेड इफ अ टूरिस्ट सर्किट connecting it with important pristine location of Bhutan is developed, then tourism of Assam may also get a boost। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। असम सरकार भूटान सरकार के साथ मिल करके डेवलप करना चाहती है सिस्टर सिटी अग्रीमेंट बिटवीन गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी एंड जागी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी। देखिए, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। गेलेफू रीजन में एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन डेवलप कर रहा है भूटान। हम लोग ने लगभग 15-20 दिन पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था। उस स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में हर तरह की फैसिलिटी होगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होगा, एट द सेम टाइम बिजनेस सेंटर्स भी होंगे। तो हर तरीके से वहाँ पे टूरिज्म इकोनॉमी को इंटीग्रेटेड तरीके से बूस्ट करने के लिए एक अलग से स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन डेवलप कर रहा है भूटान इन गेलेफू टाउन। तो गेलेफू को अगर कनेक्ट कर दिया जाए जागी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी के साथ, और जिस लाइन में गेलेफू डेवलप हो रहा है वैसा ही कुछ
जागी रोड को भी डेवलप किया जाए। ये एक सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन करना चाहती है असम सरकार विद भूटान गवर्नमेंट। उसके अलावा गेलेफू कोकराझार रोड लिंक इज बीइंग एक्सप्लोर्ड अंडर असम वाला प्रोजेक्ट। रेल लिंक भी गेलेफू और कोकराझार के बीच में डेवलप किया जा रहा है। उसके अलावा गेलेफू और हाथीसार जो लैंड कस्टम स्टेशन है यहाँ पे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात चल रही है। भूटान साइड में गेलेफू, इंडियन साइड में हाथीसार लैंड कस्टम स्टेशन, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए ताकि और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन तरीके से ट्रेड हो पाए बिटवीन भूटान एंड पीपल ऑफ असम। तो प्रीलिम्स में काम आए ना आए, मेंस में ये आइडिया जरूर काम आएगा। गेलेफू के ऊपर ऑलरेडी, गेलेफू और असम के कनेक्टिविटी के ऊपर मुझे लगता है लास्ट ईयर मेंस में ऑलरेडी प्रश्न आ चुका है। ये सिंपल सा प्रश्न है इंडिया भूटान रेल लिंक कनेक्टिविटी के ऊपर with respect to this particular topic. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. The next article is about Good Governance Day, important from prelims exam point of view. देखिए, हर साल 25 दिसंबर यानी कल का दिन भारत के अंदर गुड गवर्नेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। गुड गवर्नेंस डे इस दिन हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि इट इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। 2019 से भारत सरकार ने फिर इस गुड गवर्नेंस डे के दिन अलग से एक इंडेक्स पब्लिश करना शुरू किया, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट्स को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस पैरामीटर। तो आप कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज अ बेसिस फॉर प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अमंग्स द स्टेट्स। साल 2024 में जो हमने गुड गवर्नेंस डे मनाया है, इट इज स्पेशल बिकॉज इट इज 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू गुड गवर्नेंस डे। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सैटेनिक वर्सेस। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जीएस पेपर 5 परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे गलती से आ गया है, इसको मैं हटा दूंगा। सैटेनिक वर्सेस, ये बुक न्यूज में है, हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले। देखिए, ये जो बुक है सैटेनिक वर्सेस, द सैटेनिक वर्सेस, इट वाज ऑथर्ड बाय सलमान रश्दी। इस बुक को बैन कर दिया गया था भारत में वे बैक इन 1988, 36 ईयर्स अगो। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया भर में इस बुक को लेकर के बहुत सारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, स्पेशली बाय इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। कई सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का मानना था कि ये जो बुक है सैटेनिक वर्सेस, ये ब्लास्फेमस है, इसमें कहीं ना कहीं कई सारी ऑब्जेक्शनेबल बातें लिखी गई हैं, और इस कारण से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट किया और फिर इस बुक को दुनिया के कई सारे देशों ने बैन कर दिया, इंक्लूडिंग इंडिया। करंट न्यूज ये है कि इस बुक सैटेनिक वर्सेस को नाउ अवेलेबल कर दिया गया है, यानी कि बैन रेज कर लिया गया है, लिफ्ट कर लिया गया है इन इंडिया। सो नाउ दिस बुक सैटेनिक वर्सेस इज अवेलेबल फॉर परचेज इन इंडिया 36 ईयर्स आफ्टर बीइंग बैंड। सलमान रश्दी को इस बुक लिखने के कारण कई सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काफ़ी हेट करते रहे हैं, नफरत करते रहे। वन सच एक्सट्रीमिस्ट हैड वंस अटैक्ड सलमान रश्दी इन 2022 व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर इन न्यूयॉर्क, और उस अटैक के दौरान उनकी एक आंख भी डैमेज हो गई, ही लॉस्ट विजन ऑफ वन आई। फिर से आपसे प्रीलिम्स में ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, या मैच द फॉलोइंग में ऐसा आ सकता है, एक साइड में ऑथर्स के नाम दे दे, दूसरे साइड में बुक्स के नाम दे दे। याद रखिए सैटेनिक वर्सेस किसने लिखा है, क्योंकि अभी अभी न्यूज में है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बेलगावी डिस्ट्रिक्ट तीनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसमें तो करेक्ट आंसर सीधा सीधा ए होगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इट इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, बट पहला सही है। ये सर्कुलर टाइप का होता है, और बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए जो है वो सर्कुलर ही होता है। नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है, ये सन के एटमॉस्फेयर को, कोरोना को स्टडी करने की कोशिश करेगा। नामरूप फर्टिलाइजर, इसका पहला और दूसरा फर्टिलाइजर यूनिट तो ऑपरेशनल नहीं है, और पहला स्टेटमेंट जबकि सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।